नमस्कार, मैं सत्यम चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक नियमों की प्रकृति, मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से दोस्तों पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था दोस्तों, हमने आपको जब बताया था कि प्रबल नाभिकीय बल, दोस्तों हमने उसमें ये नहीं बताया था कि दोस्तों जो प्रबल नाभिकीय बल होता है उसमें जो आकर्षण बल लगता है वो इस बात पर नहीं निर्भर करता कि वो उनका आवेश कैसा है, मतलब चाहे प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो दोस्तों, फिर भी उनके बीच जो प्रबल प्रबल नाभिकीय बल होता है दोस्तों समान लगता है। ठीक, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आवेश प्लस प्लस है या उनका जो चार्ज है माइनस माइनस है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है। और दोस्तों, हमने आपको ये भी नहीं बताया था, हाँ दोस्तों, जो हमने आपको बताया था कि जो ये सब बल बताए थे आपको दोस्तों, प्रकृति के मूल बल जो आपको बताए थे, वही बल दोस्तों अब कुछ मुख्य कणों के, मतलब जो मूल कण होते हैं दोस्तों, उनके विनिमय के द्वारा होता है। अब जो पता लगाया गया है दोस्तों, जो हमारी आधुनिक खोज है दोस्तों, उसके अनुसार जो पता लगा है कि जो हमारे सभी प्रकृति के मूल बल जो होते कार्य करते हैं, वे इन्हीं कुछ बलों के कारण होती हैं। ठीक है दोस्तों, वे दोस्तों कण कौन कौन से हैं उसको हम बताते हैं। जो हमारा था गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसको दोस्तों एक कण होते हैं दोस्तों ग्रेविटान। बताया गया कि ग्रेविटान नाम के कण दोस्तों, जब ग्रेविटान नामक कण दोस्तों जब उनका विनिमय होता है तब जो उससे बल कार्य करता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यदि ग्रेविटान का विनिमय होगा तभी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, जो हम खड़े हैं दोस्तों, ये हमारा मतलब जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अच्छी तरह समझाया है। लेकिन दोस्तों, हमने आपको ये नहीं बताया था जो हम गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करता है दोस्तों इन्हीं कणों के विनिमय के कारण काम करता है। मतलब विनिमय मतलब आदान प्रदान से, मतलब जो कण हैं, जब ग्रेविटान नाम के कणों का दोस्तों जब आदान प्रदान होता है तब हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और देखिए दोस्तों, उसके बाद हमने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ये दोस्तों जो होता है, ये होता है फोटानों के विनिमय के कारण, फोटानों के विनिमय के कारण, फोटानों के दोस्तों अभी के लिए केवल आप जानते रहिए कि किन कणों के विनिमय के कारण होता है। हम आगे दोस्तों बताएंगे आपको, इसके बारे में बताएंगे कि ग्रेविटान क्या होते हैं, इनके गुण किस प्रकार के होते हैं, और ये फोटान क्या होते हैं, इनके भी गुणों के बारे में मैं आपको वीडियो बना करके दोस्तों बताऊंगा। लेकिन अभी केवल आप यही जान लीजिए दोस्तों, अभी आपको इतना जानने की जरूरत है। जल्दी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि ये कैसे होते हैं। और देखिए, जो हमने पढ़ा था प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, ये दोस्तों जो होता है, ये होता है हमारा मेसान। एक मेसान नाम के कण होते हैं दोस्तों, मेसान कणों के आदान प्रदान से, कणों के विनिमय से। अब इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में, इसके सभी जितना दोस्तों ये जो कण है दोस्तों, इन जिन कणों के विनिमय के कारण ये सभी बल उत्पन्न होते हैं, इन सभी कणों के बारे में भी मैं आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों केवल आप यही जानिए कि कौन से कणों के द्वारा होती है। ठीक, और देखिए, जो हमने आपको बताया था दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ये दोस्तों जो होता है एक कण होते हैं बोसान, उनका नाम बोसान होता है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे बोसान नाम पड़ा दोस्तों, बोसान कणों के विनिमय के कारण होता है। तो दोस्तों इतना चीजें मैं आपको बताने की को स्किप कर दिया गया था। ठीक, और दोस्तों मैंने आपको वो भी बताया कि जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आवेश कैसा है, मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, चाहे जो हो दोस्तों, प्लस प्लस होगा दोस्तों, फिर भी वहां पर क्या प्रबल नाभिकीय बल लग सकता है, या प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सभी स्थान पर दोस्तों इस पे ये जरूरी नहीं है कि इनका आवेश की कोई कैटेगरी नहीं निश्चित की गई, चाहे जो आवेश हो दोस्तों, सभी में जो प्रबल नाभिकीय बल होता है ये उनके आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं आपके
आज के अपने मुख्य टॉपिक पर। हमारा जो कि टॉपिक है भौतिक नियमों की प्रकृति। ठीक, जैसे कि दोस्तों हमने अपने पूर्ववर्त वीडियो में आपको बताया है कि दोस्तों जो फिजिक्स होता है इसमें छोटे छोटे कणों से लेकर के सूक्ष्म आकार के कणों से लेकर के बड़े बड़े आकार के कणों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो छोटे छोटे कणों आकार के कणों से लेकर के हमारे जो तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, इनके बारे में दोस्तों खोज करते रहते हैं। ठीक, और दोस्तों जब ये छोटे हैं और बड़े हैं, जो छोटे प्रयास के हैं दोस्तों, जिनकी आकृति छोटी है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए दोस्तों हमें छोटे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, और जो बड़े आकार के कण हैं उनके लिए हमें बड़े यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से दोस्तों जब यंत्र दोनों के अलग हैं और दोस्तों उनके नियमों को भी कुछ अलग अलग नियम होती हैं। छोटे आकार के लिए कुछ अलग नियम होती हैं, ठीक, और बड़े आकारों के लिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल हो गया दोस्तों, ये बड़े बड़े आकार के पिंडों के लिए भी मतलब इनकी दूरी जो होती है अनंत होती है, यहाँ पर भी कार्य करते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों जो हमारा प्रोटॉन हो गया, नाभिकीय हो गया, इसमें भी हमारा विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है दोस्तों, आप मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हमने आपको ये बताया प्रबल नाभिकीय बल हो गया, ये सब दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जो छोटी दूरियां होती हैं उनके लिए नियम अलग होते हैं, और बड़ी दूरियां होती हैं उनके लिए नियम जो होते हैं और कानून दोनों सब अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जो भौतिक वैज्ञानिक होते हैं वे इस प्रकार के नियम को बनाने का प्रयास करते हैं जिससे दोस्तों वो सूक्ष्म आकार के कणों पर भी लागू हो सके और बड़े आकार के कणों पर भी लागू हो सके। ठीक, तो दोस्तों हमारे जो टॉपिक है इन नियमों की प्रकृति। तो दोस्तों जब कुछ नियम होते हैं दोस्तों, जैसे जो राशियों हम जो भी प्रयोग करते हैं, जो वैज्ञानिक हमारे प्रयोग करते हैं वो राशियों पर ही करते हैं। राशियाँ मतलब जिसको मापा है तोला जा सके। ठीक, जो वो मापते हैं, दूरियों को मापते हैं उनके बीच की, उनका आकार मापते हैं। ठीक, ये सब राशियाँ ही होती हैं। तो जो सभी राशियाँ होती हैं दोस्तों, सभी राशियों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। कुछ राशियाँ दोस्तों समय के साथ परिवर्तित होती हैं, ठीक, और कुछ राशियाँ दोस्तों समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। मतलब कुछ राशियों को आप संरक्षित कर सकते हैं और कुछ राशियों को दोस्तों संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, जब समय हो रहा है तो उनकी स्थितियों का भी परिवर्तन होता है ना। लेकिन दोस्तों उनमें से अधिकतर जो होते हैं, ठीक, उनको आप संरक्षित नहीं कर सकते हैं। उन राशियों के कार्य ऊर्जाएं दोस्तों जो होती हैं भौतिक गुणों को, उनको आप संरक्षित नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनको आप संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं राशियों को दोस्तों हम संरक्षित राशियां कहते हैं। ठीक, और दोस्तों इन्हीं संरक्षित राशियों को जब हम एक शर्त के द्वारा, जब मतलब जिससे कोई शर्त हो जाता है, जब शर्त सहित उसको लिखते हैं तो उसको हम संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि संरक्षण नियम क्या होता है। ठीक, संरक्षित राशियाँ क्या होती हैं। वैसे दोस्तों हमने संरक्षित राशि और असंरक्षित राशि, ठीक, संरक्षित बल और असंरक्षित बल, इसके बारे में दोस्तों एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों जो संरक्षित राशियाँ होती हैं मतलब जिन राशियों को दोस्तों आप संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि कुछ राशियाँ जो होती हैं समय के साथ अपनी मतलब नियत रहती हैं और कुछ राशियाँ नियत नहीं रहती हैं। ठीक, जो राशियाँ दोस्तों नियत रहती हैं और जो राशियाँ नियत नहीं रहती हैं दोस्तों, यदि हम किसी परिघटना की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें। ठीक, कि कौन सी राशि नियत है, मतलब कौन सी राशि संरक्षित है और कौन सी राशि असंरक्षित है। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको ये पता रहेगा कि कौन सी राशि संरक्षित है और कौन सी राशि असंरक्षित है दोस्तों, तब आप उस परिघटना को या कोई भी जो वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक, जैसे दोस्तों बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको दोस्तों यदि आप संरक्षित राशियों के बारे में जानते रहेंगे तो आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक, यदि आप वहीं पर संरक्षित राशियों के बारे में नहीं जानते रहेंगे तो आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे इस वीडियो में दोस्तों इस प्रकार की हम घटनाओं के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के यही जानेंगे संरक्षित राशियों के बारे में और संरक्षण नियम के बारे में। ठीक, किस प्रकार से दोस्तों जो भौतिक नियमों की प्रकृति है ये संरक्षित होती है। ठीक, कुछ नियमों की प्रकृति संरक्षित होती है और कुछ नियमों की प्रकृति असंरक्षित, मतलब नियत रहती है और नियत नहीं रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे सभी नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं संरक्षित राशियाँ की। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि जो राशियाँ, ठीक, जो भौतिक राशियाँ आप कह सकते हैं, समय के साथ नियत रहती हैं, मतलब समय के परिवर्तन के साथ नियत रहती हैं, मतलब समय स्थिति परिवर्तन के साथ साथ नियत रहती हैं, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं होता है, वही हमारी संरक्षित राशियाँ होती हैं, ठीक। वही दोस्तों जो संरक्षित राशियाँ होती हैं, जब किसी विशेष नियम या किसी शर्त के द्वारा उनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो संरक्षण नियम कहलाती हैं, ठीक। आइए दोस्तों हम बात करते हैं संरक्षण नियम की। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि संरक्षण नियम कब होता है, जब कोई संरक्षित राशि किसी विशेष शर्त सहित लागू हो, ठीक, मतलब उस संरक्षित राशि पर कोई विशेष शर्त लागू कर दिया जाए। जैसे दोस्तों हम आपको समझाने के लिए बात करते हैं कि जैसा कि जो हमारा ऊर्जा संरक्षण आपने पढ़ा होगा 11 में, मतलब 10 में भी पढ़ा होगा या 9 में भी पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। आपने जानते हैं कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। ये भी दोस्तों एक संरक्षण नियम है। ये द्रव्य की अविनाशता का नियम के नाम से भी आप इसको जानते होंगे, ठीक। तो दोस्तों इसमें भी एक शर्त होती है। ये शर्त दोस्तों क्या होती है कि आपने कह दिया कि ये एक संरक्षण नियम है, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ये एक संरक्षण नियम है, ठीक। और दोस्तों इसमें भी शर्त क्या है दोस्तों, इसमें शर्त दोस्तों ये होता है कि दोस्तों की जो होता है दोस्तों उसके मतलब नाभिकों का दोस्तों विखंडन ना किया जाए, मतलब नाभिकीय स्तर पर उसकी संलयन या विघटन ना किया जाए। जैसे कि दोस्तों जब हमारा नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि आप अभिक्रियाओं में पढ़ते होंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं, आपने सुना होगा कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जब उसमें ताप की अधिकता होती है तो वह ताप उष्मा के रूप में निकल जाती है, जिसे हम उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में भी आपने पढ़ा है, ठीक। उसमें दोस्तों आपने ये सब जो दोस्तों होती हैं, इसके अनुसार दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें शर्त क्या है दोस्तों कि ये सभी जो अभिक्रियाएं हैं ये नाभिकीय स्तर पर ना हो। यदि दोस्तों ये सभी अभिक्रियाएं नाभिकीय स्तर पर होने लगेंगी तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है दोस्तों तो लागू नहीं होगा, ठीक। इसलिए दोस्तों जो हमारी ज़्यादातर अभिक्रियाएं होती हैं वो नाभिकीय स्तर पर नहीं होती हैं, ठीक। इसलिए दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये भी एक संरक्षण नियम ही है, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों आप रेखीय संवेग संरक्षण का नियम को पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे और आप द्रव्य संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा आप समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो होता है हमारा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा दोस्तों हम पढ़ेंगे रेखीय संरक्षण का नियम। तीसरा दोस्तों कोणीय संवेग, रेखीय यहाँ पर संवेग दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। और दोस्तों चौथा हमारा जो रहेगा इसको हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। पांचवा दोस्तों आप कह सकते हैं संरक्षण का नियम। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि दोस्तों ये सभी दोस्तों जो आप पहले चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ये सभी आप कक्षा 11 और 12 में जो पढ़ेंगे सभी का बेसिक होता है। इसमें दोस्तों आप जो 11 में पढ़ेंगे या जो 12 में पढ़ेंगे सभी के बारे में दोस्तों थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है। ये सब दोस्तों आप आगे के चैप्टर्स में आप अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों, फिर भी इस चैप्टर्स में आपको कुछ इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके बारे में कुछ जान जाएंगे जो आपको बाद में इसके बारे में और अधिक जानने के लिए दोस्तों बहुत अधिक हेल्प करेगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करिए, हम उसको और अधिक तरह से समझाने का दोस्तों प्रयास करेंगे।
दोस्तों ये जो हमारा पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों, इसको आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा फिजिक्स होता है दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ठीक, जो आप जानते हैं जो पूरा हमारा यूनिवर्स है दोस्तों, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। दोस्तों जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें हम पदार्थ के बारे में जानते हैं ज़्यादातर दोस्तों, विशेष प्रकार मुख्य रूप से उसमें हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, पदार्थ किस तरह से उसका निर्माण होता है। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों हम जानते हैं। और दोस्तों फिजिक्स में हमारा मुख्य रूप से हम द्रव्य के बारे में ही जानकारी, ऊर्जा के बारे में ही दोस्तों जानते हैं। ठीक, इसमें भी दोस्तों हम द्रव्य के बारे में भी जानते हैं, लेकिन दोस्तों केमिस्ट्री की तुलना में दोस्तों इसमें हम बहुत कम मात्रा में द्रव्य के बारे में जानते हैं। ठीक, और दोस्तों इसमें फिजिक्स की तुलना में दोस्तों हम केमिस्ट्री में ऊर्जा के बारे में बहुत कम जानते हैं, केवल उसमें हम पदार्थ के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम सबसे पहले समझाएंगे कि जैसे कि दोस्तों हमने अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि जो राशियाँ मतलब कुछ राशियाँ संरक्षित होती हैं, तो दोस्तों ये सभी राशियाँ संरक्षित होती हैं, मतलब ये स्थिति परिवर्तन के साथ साथ मतलब जब समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो दोस्तों ये सभी राशियाँ संरक्षित रहती हैं। और दोस्तों जब हमने आपको बताया कि जो राशियाँ संरक्षित होती हैं, यदि वो किसी शर्त के द्वारा संरक्षित होती हैं तब उन्हें हम कहते हैं संरक्षण नियम। तो दोस्तों उन्हीं शर्तों को हम बताने जा रहे हैं कि ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, इसमें कौन सी शर्त होनी आवश्यक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम सभी में इसके शर्तों के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके बारे में दोस्तों समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और आपको दोस्तों अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम का जो शर्त है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो बल दोस्तों संरक्षित होता है और असंरक्षित होता है। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है, आपने यदि उसको नहीं देखा तो देख लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित होता है, ठीक, जब कोई किसी वस्तु पर कोई संरक्षित बल कार्य करता है तो जो उसका कुल ऊर्जा होता है, आप कह सकते हैं, या उसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। मतलब दोस्तों जब आप संरक्षित बल लगाएंगे वस्तु पर तो जो उसका कुल यांत्रिक ऊर्जा होगा, ठीक, वो जो होता है दोस्तों सभी समय के साथ साथ दोस्तों यदि आप परिवर्तन करेंगे फिर भी जो उसका पूरा यांत्रिक ऊर्जा होगा दोस्तों वो हमेशा समान ही प्राप्त होगा। इसको दोस्तों यदि आप उदाहरण के रूप में समझना चाहते हैं तो दोस्तों जब वस्तु का मुक्त पतन होता है, और जो मुक्त पतन होता है दोस्तों यदि आप नहीं जानते, मुक्त पतन दोस्तों वह होता है, जैसे आपने सुना होगा कि यदि हम नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, यदि दोस्तों हम किसी ऐसे स्थान पर दो वस्तुओं को मतलब किसी ऊंचाई से नीचे गिराएं जहां पर दोस्तों कोई प्रतिरोध बल कार्य ना करे, ठीक, केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे दोस्तों, वहां पर दोस्तों यदि हम किसी वस्तु को, चाहे किसी का द्रव्यमान अधिक हो चाहे किसी का द्रव्यमान कम हो, जैसे यदि हम हाथी को ले लें और मोर के पंख को ले लें दोस्तों, यदि दोस्तों दोनों को हम एक साथ गिराएंगे तो वो दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगी। ठीक, तो दोस्तों यही जो दोस्तों उनका जब वे इस प्रकार की गति करते हैं तो उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ठीक, मुक्त पतन में दोस्तों ध्यान आप रखिएगा कि जो उसका प्रारंभिक वेग होता है, जिसको दोस्तों हम यू से लिखते हैं, वो क्या होता है, शून्य होता है। और दोस्तों ये भी होता है कि दोस्तों उसमें कोई प्रतिरोध बल कार्य ना करे। जैसे जो हमारा वायुमंडल होता है, यदि इसमें कोई वस्तु गिराई जाती है तो जो हमारा वायुमंडल में जो उपस्थित सभी गैसें होती हैं दोस्तों, अन्य प्रकार के जो धूल के कण ये सब होते हैं दोस्तों, कुछ उस पर दोस्तों प्रतिरोध बल लगाती हैं, जिससे जो उसका ऊर्जा होता है उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। ठीक, तो आप दोस्तों समझ सकते हैं जो मुक्त पतन होता है उसमें दोस्तों हमारी क्या यांत्रिक ऊर्जा उसका क्या होता है, समान होता है। मतलब समय मतलब जब आप ऊपर से नीचे गिराते हैं, देखिए दोस्तों जब आप यहाँ से मान लीजिए आपने किसी वस्तु को यहाँ ऊपर से छोड़ा है, यहाँ पर दोस्तों आने में उसको मान लीजिए t समय लगा, तो दोस्तों जब उसका वेग क्या है, 0 है। ठीक, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो इसमें दोस्तों कौन सी ऊर्जा है, जब वो गतिमान नहीं है तो इसका मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है मतलब दोस्तों जो स्थित है दोस्तों उसको स्थित रहने के लिए भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा होता क्या है दोस्तों, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। यदि आपके पास ऊर्जा नहीं होगी तो आप कार्य नहीं कर सकते। मतलब यदि आप वहाँ पर स्थित अवस्था में मतलब विरामावस्था में हैं, ठीक, तो दोस्तों आपके अंदर कोई ऊर्जा है, तो उसी ऊर्जा को दोस्तों क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों जब उसका वेग 0 है, ठीक, उसकी प्रारंभिक वेग को दोस्तों हम यू से लिखते हैं, जब उसका u बराबर 0 है तब इसका मतलब जो उसका स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है दोस्तों, गतिज ऊर्जा बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा उसका 0 है, गतिज ऊर्जा 0 है। और मान लीजिए दोस्तों स्थितिज ऊर्जा इसका
ई है। ठीक, अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए दोस्तों टी समय बाद जब यहाँ पर एकदम नीचे पहुंचने से दोस्तों ठीक कुछ समय पहले दोस्तों यदि वस्तु यहाँ पर है, एकदम दोस्तों विरामावस्था में नहीं है, उसके पहले दोस्तों जो उसकी ठीक थोड़ी दूर पहले दोस्तों जो उसका पूरा स्थितिज ऊर्जा होती है पूरी गतिज ऊर्जा में हो जाती है। ठीक, मतलब दोस्तों जितनी स्थितिज ऊर्जा वहां पर होती है दोस्तों, इस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा एकदम शून्य के बराबर हो जाती है, और वो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और आप जानते हैं कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। मतलब द्रव्य और ऊर्जा क्या होते हैं दोस्तों, अविनाशी होते हैं, इनको विनाश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले दोस्तों जब यहाँ पर ये नीचे पहुंचने से थोड़ी देर पहले है, इसका जो सारा स्थितिज ऊर्जा है वो इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये दोस्तों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ई हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का दोस्तों योग निकालेंगे, ठीक, तो दोस्तों हमेशा आपको क्या मिलेगा, नियत ही मिलेगा। ठीक, नियत ही रहेगा हमेशा, ई प्लस ई 2ई हो जाएगा ना दोस्तों, 2ई हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप यदि थोड़ी देर पहले लेंगे, एकदम नीचे का ले लीजिए और एकदम ऊपर का ले लीजिए दोस्तों, तो जो दोस्तों आप पाएंगे तो वहां पर आपको भी नियत ही मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा ऊर्जा का संरक्षण होता है, ये भी दोस्तों क्या होता है, एक ऊर्जा का संरक्षण नियम हो जाता है। ठीक, इसके बारे में दोस्तों आप बहुत जगह पर जानेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसकी जो दोस्तों शर्त होती है, आपको हमने पहले ही बताया, जो सभी दोस्तों संरक्षित राशियां होती हैं, यदि उनमें कोई शर्त हो जाती है, मतलब शर्त सहित यदि वे कार्य करने लगती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों जो इसका शर्त होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये शर्त होनी चाहिए कि जो इस पर बाह्य बल लग रहा है, इस पर कोई बाह्य बल ना लगे, बाह्य बल शून्य हो। मतलब यदि किसी वस्तु रेखीय संवेग से चल रही है, संवेग का मतलब आप जानते हैं, संवेग बराबर दोस्तों होता है, संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान गुणे संवेग p बराबर वेग। ठीक, इसको दोस्तों p से लिखते हैं हम, p बराबर m भी होता है। मतलब दोस्तों यदि हम इसमें कोई बल ना लगाएं दोस्तों, यह बराबर 0 कर दें, तब ये दोस्तों जो होती है हमेशा संरक्षित ही रहेगी। हमारा हमेशा आप जो पाएंगे इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही पाएंगे। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों यदि इस पर आप कोई बाह्य बल ना नहीं लगाएंगे, तो आप हमेशा दोस्तों उसके नियत मान को ही प्राप्त करेंगे। ठीक, नियत राशि ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों नियत राशि नहीं हो सकती दोस्तों, राशि उसका मतलब जो आंकिक मान है वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो उसका राशि रहेगी वो संरक्षित ही रहेगी। ठीक, अब दोस्तों हम इसके कुछ उदाहरणों को भी समझ लीजिए। जैसे देखिए दोस्तों, जब आप जैसे कि यदि आपसे कोई कहे दोस्तों कि 2 गाड़ियां आ रही हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ से एक, ये मान लीजिए एक वस्तु ये है और ये वस्तु ये है दोस्तों, जब ये एक दूसरे से टकराई, ठीक, जब ये एक दूसरे से टकराई, यदि आपसे कोई कहता है कि आप इस पर इसका बल निकालिए, ठीक, तो आप बल कैसे निकालेंगे दोस्तों? तब दोस्तों यदि आप बल निकालना है दोस्तों, तो वहां पर आप रेखीय संवेग संरक्षण के सूत्र से दोस्तों, क्योंकि जो उसका दोस्तों पूरा संवेग होता है, ठीक, इस पर दोस्तों जो लगने वाला बल होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक, दोनों जब कार्य करेंगे तो दोस्तों तो दोस्तों जब इस पर जो बल लग रहा है दोस्तों, यदि आपको उसको ज्ञात करना है तो आप रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा निकाल सकते हैं। ये सब दोस्तों आप किस प्रकार से निकालेंगे, इसको दोस्तों आप आगे की चैप्टर्स में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से जानेंगे। ये सब दोस्तों मैं केवल इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप जान जाइए कि हाँ इस तरह से ये नियम होते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब देखिए ये हमारा हो गया रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि जब किसी वस्तु पर संरक्षी बल लगता है तब क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण रहता है। तब जो उसकी पूरी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, वो क्या होती है, नियत रहती है। लेकिन दोस्तों यदि वहीं पर संरक्षी बल के अलावा यदि आप असंरक्षी बल लगा दें, और असंरक्षी बल आप जानते ही हैं, यदि नहीं जानते हैं दोस्तों तो आप कृपया करके दोस्तों उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको संरक्षी बल और असंरक्षी बल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी दोस्तों हम बता देते हैं, जो असंरक्षी बल होता है इसके द्वारा किए गए कार्य को आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक,
मतलब यदि इस बल के द्वारा आप कोई कार्य किए हैं तो आप उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। यदि जो इस पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल दोस्तों, इसको दोस्तों मैं मिटा दे रहा हूँ। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल दोस्तों क्या हो, असंरक्षित हो, इस पर दोस्तों बाह्य बल शून्य होता है, इस पर दोस्तों क्या होता है, इस पर बल जो होता है संरक्षित बल होता है। यही सब दोस्तों क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है। ये सब कंडीशन यदि होंगी तभी दोस्तों आप देखिए संवेग संरक्षण का नियम कहेंगे और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि असंरक्षित बल लगे, यदि किसी पिंड पर दोस्तों, यदि कोई पिंड है वह गतिमान है और यदि आप उस पर असंरक्षित बल लगा रहे हैं तब दोस्तों क्या होगा, ठीक, उसको भी आप देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा असंरक्षित बल होगा, यदि किसी पिंड पर गतिमान है, यदि आप उस पर असंरक्षित बल को लगाएंगे, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु दोस्तों, मान लीजिए ऊपर से नीचे आप गिरा रहे हैं या किसी वस्तु पर ऐसे चल रही है, ये मान लीजिए दोस्तों ए है, यहाँ से आपको बी पर ले जाना है। तो दोस्तों जब यहाँ से आप इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो दोस्तों ये मान लीजिए दोस्तों कोई तल है, आप इसको इस तल से उठाकर नहीं ले जा रहे हैं, इसको ऐसे इस पर ढकेलते हुए ले जा रहे हैं। तब दोस्तों जब आप इसको इस पर ढकेल रहे हैं तो कुछ ऊर्जा आपको कुछ ऊर्जा आपकी इस कार्य में व्यय हो जाती है, जिससे आपको इसके जो घर्षण बल है दोस्तों, इसको भी हटाने के लिए भी दोस्तों आपकी कुछ ऊर्जा व्यय हो रही है और आप दोस्तों उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों जो हमारी ऊर्जा व्यय हो रही है, ठीक, आप उसको व्यय मत कहिए, आप उसको कह सकते हैं कि वो एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया कि जो ऊर्जा होती है ये नष्ट नहीं होती है, ठीक। ये दोस्तों केवल एक स्थान मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक, या इसका विनिमय हो जाता है। तब दोस्तों जो इस पर कार्य कर रहे हैं, जो हमारी ऊर्जा अतिरिक्त लग रही है, ये इसके घर्षण बल को हटाने में बदल जा रही है। मतलब जब उस पर लगाते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो घर्षण बल को कम करने के लिए जो हमारी होती है उस रूप में दोस्तों परिवर्तित हो जाती है, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारी फिर भी जो कार्य जो दोस्तों हमारे पूरा ऊर्जा है, हमारी पूरी ऊर्जा अभी भी संरक्षित है। मतलब जितना मैंने कार्य किया, मतलब जितना मैंने कार्य करने के लिए जितना ऊर्जा अपना व्यय किया, वही सभी ऊर्जा दोस्तों हमारे नष्ट नहीं हुई, अभी भी हमारी व्यय है। इसी प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरता है दोस्तों, तब यदि आप उसको देखें कि जो हमारा वायु का जो प्रतिरोध होता है, आप इस समय निर्वात मान लीजिए, जैसा कि हमने अभी आपको संरक्षित बल को समझाने के लिए दोस्तों निर्वात को माना था, ठीक। अब दोस्तों यदि निर्वात ना हो, मतलब हमारा वायुमंडल हो, तब दोस्तों जब कोई वस्तु आएगा तो उसमें हमारे वायुमंडल द्वारा दोस्तों जो उसके धूल कण हैं या उसमें उपस्थित जो हमारी वायु है, इसके द्वारा दोस्तों उस पर कुछ प्रतिरोध बल लगता है, ठीक। और दोस्तों वो जब बल लगता है दोस्तों, उसको नष्ट करने के लिए दोस्तों, या आप कह सकते हैं उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें कुछ जो हमारा वस्तु है उसको कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है। तो दोस्तों वही जो कार्य कर रहा है दोस्तों, वो उसके माध्यम में ऊर्जा, या कह सकते हैं आप प्रकाश या ऊष्मा, इसमें दोस्तों परिवर्तित हो सकती है। दोस्तों जो यही जो परिवर्तित होती है दोस्तों, ठीक, इससे दोस्तों पता चलता है कि जो हमारी ऊर्जा है ये नष्ट नहीं हुई है, फिर भी अभी भी जो हमारी संपूर्ण ऊर्जा है वो नियत ही है, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं, चाहे बल संरक्षित हो या बल असंरक्षित हो, ठीक, फिर भी दोस्तों हमारा जो हमारा ऊर्जा का संरक्षण नियम है दोस्तों, ये हमेशा दोस्तों लागू ही होता है, ठीक। और दोस्तों आप जान लीजिए, जब बल असंरक्षित बल लगता है, जब किसी वस्तु पर असंरक्षित बल लगता है, तब आप उसको कहते हैं ऊर्जा का, या आप कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम, ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम कह सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने समझा कि जब संरक्षित बल होता है, जब बल आप संरक्षित कर लगा देंगे किसी गतिशील पिंड पर, ठीक, जब आप संरक्षित बल लगाते हैं तो वो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाती है। यदि आप असंरक्षित बल लगाते हैं तो वो ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम कहलाती है, ठीक। ये दोस्तों जो व्यापक नियम होता है लगभग सभी वस्तुओं के लिए लागू होता है, ठीक, चाहे जो वस्तु हो, चाहे छोटे आकार का हो या बड़े आकार का हो, ये दोस्तों आप किसी में भी। इसको दोस्तों समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों कि जब हमारी अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें दोस्तों जब अणु बनते हैं, आप जानते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें परमाणु एक रूप से, मतलब परमाणु जो होते हैं दोस्तों एक स्थान से, मतलब आप कह सकते हैं कि अभिकारक से दोस्तों उत्पाद में, मतलब
मिलते हैं, एक तत्व से निकल करके दूसरे तत्व से मिलते हैं दोनों परमाणु, तो दोस्तों उससे अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। अब क्रियाओं को संपन्न होने के लिए दोस्तों परमाणुओं का बहुत अधिक योगदान होता है। वही दोस्तों जब परमाणुएँ दोस्तों जब संरचित होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं जब जुड़ती हैं, जुड़ करके जब अणु का निर्माण करती हैं दोस्तों, तब कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तों, जैसा कि आप कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होती है, तब उससे कुछ अतिरिक्त ऊष्मा भी निकलती है। ठीक? इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं जो हमारी अभिकारक में जो ऊर्जा थी, यदि आप उसकी ऊर्जा को लेंगे, ठीक? और दोस्तों जो हमारा उत्पाद ऊर्जा है, यदि आप उसको ऊर्जा को मिलाएँगे और जो हमारी ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में निकल रही है, इन सभी ऊर्जाओं का यदि आप मापेंगे दोस्तों, तो आपको दोनों की मात्राएँ समान ही मिलेंगी। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, जिसमें हमें अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ ऊष्मा को भी देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो हम ये ऊष्मा दे रहे हैं, ये हम ऊर्जा को ही दे रहे हैं। मतलब जो ऊर्जा है दोस्तों, ये जो ऊष्मा है, ये ऊर्जा का एक रूप है, ठीक? ये ऊष्मा भी दोस्तों अंत में दोस्तों अवशोषित होकर के प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारी ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम जो दोस्तों है, ये वास्तव में दोस्तों सभी पिंडों पर लागू होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप और भी कई उदाहरणों को सोच सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम के बारे में दोस्तों कुछ जानकारी मिली होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होता है, इसके लिए दोस्तों जो संरक्षण नियम होता है दोस्तों, इसके लिए हमने आपको बताया कि कुछ ना कुछ शर्त होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो शर्त होता है, इसके लिए दोस्तों हमारा जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण जो होता है दोस्तों, ये क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब दोस्तों ये बल आघूर्ण क्या होता है, ठीक, इसके बारे में भी दोस्तों आप आगे जानेंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब दोस्तों आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो जो घूर्णन करने लगती है दोस्तों, तब नहीं, जो दोस्तों हमारी घूर्णन गति होती है, ठीक, उसके लिए दोस्तों जो बल लगाते हैं उस बल को दोस्तों हम आप कह सकते हैं बल आघूर्ण होता है। ठीक, तो दोस्तों इसके बारे में आप आगे अच्छी तरह से जानेंगे। अभी केवल आप यही समझ लीजिए कि क्या कैसे होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो हमारा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों, इसको समझने के लिए दोस्तों आपको कुछ चीजें समझनी होगी। इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों बताया, उसके द्रव्य और ऊर्जा के रूप में एक संबंध को दिया था दोस्तों, उसको हम लोग लिखते हैं E बराबर mc² के रूप में लिखते हैं। ये दोस्तों हमारा है, इसको आप कह सकते हैं अपेक्षिकता के सिद्धांत से भी इसको अपेक्षिकता के सिद्धांत, ठीक। E बराबर दोस्तों जो हमारे mc² है दोस्तों, इसके अनुसार दोस्तों जो हमारा ऊर्जा है उसको आप उसके द्रव्यमान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, यदि उसकी ऊर्जा नष्ट होगी दोस्तों, यदि आप उसकी ऊर्जा को कम करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा हमारा, मतलब भी कोई भी पिंड दोस्तों, यदि आप उसके जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, यदि आप उसके द्रव्यमान को कम करेंगे या उसका द्रव्यमान नष्ट होगा, तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसको दोस्तों आइंस्टीन ने बताया था इसको। और यदि द्रव्यमान मतलब ऊर्जा को आप नष्ट करेंगे तो द्रव्य के रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है। मतलब द्रव्य को आप ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को आप द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों जो हमारी ये परिवर्तित होता है, जब दोस्तों हमारा ऊर्जा जो हमारा द्रव्यमान होता है, जब ये ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों, ये दोस्तों तभी होता है जब हमारी जो नाभिकीय स्तर की जब क्रियाएं होती हैं दोस्तों, या उनका नाभिकों का दोस्तों जब विखंडन होता है या उसका संलयन होता है, तब ये क्रियाएं हमें कुछ अस्पष्ट होती हैं। ठीक, उसके पहले दोस्तों सामान्य स्थिति में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे कि जब अपक्रिया होती है, जब आप रासायनिक समीकरण कोई आप होता है दोस्तों, जब कोई उत्पाद बनता है, तब उसमें ये सभी क्रियाएं नहीं होती हैं। तब जो उसका होता है द्रव्य मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम तब लागू होता है। लेकिन दोस्तों जब द्रव्यमान को आप उसकी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तब उसको दोस्तों क्या कहते हैं? द्रव्य ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था। आइंस्टीन ने इसको आप कह सकते हैं कि आइंस्टीन ने इसमें द्रव्य और ऊर्जा को एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी आपको उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ गया। और हाँ दोस्तों, जो आप देखते हैं दोस्तों हमारी जो बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद दोस्तों जो हमें ऊर्जाएं मिलती हैं, या आप कह सकते हैं जो प्रकाश निकलता है दोस्तों, वो इसी दोस्तों जो द्रव्यमान का ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, इसी के कारण दोस्तों हमें दिखाई नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। नाभिकीय क्रियाओं में जब हमारे न्यूक्लियन
जो न्यूक्लियानो होती हैं दोस्तों, न्यूक्लियन मतलब जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक। मतलब उसके नाभिक में जो स्थित होते हैं कण को आप न्यूक्लियन के रूप में भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जो न्यूक्लियन होते हैं, जब अपक्रिया होती है तब उसके पूर्व जब आप देखेंगे उसके द्रव्यमान को, और उसके बाद यदि आप उसके द्रव्यमान को देखेंगे तब दोस्तों आपको समान नहीं मिलेगा, कुछ अंतर मिलता है, ठीक। ये सब दोस्तों हमारी क्या होती है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम को कह सकते हैं, ठीक। जो हमारा द्रव्यमान होता है दोस्तों, वो हमारे कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। इसी को दोस्तों आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों हाँ, जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, इस पर प्रतिदिन दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी दोस्तों जो इसका द्रव्यमान है, ठीक, और जो इसकी ऊर्जा है ये संरक्षित है। इस प्रकार से दोस्तों आप इस नियम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार दोस्तों यदि किसी पिंड को विलगित निकाय, मतलब कोई विलगित निकाय में रखा जाए, उसका जो परिवेश हो विलगित निकाय हो, मतलब उसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके, ना ही उसके दोस्तों परिवेश का आदान प्रदान हो सके, तब दोस्तों जो उसका पूरा आवेश होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। इस प्रकार से दोस्तों आप ये भी जान गए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है दोस्तों, इसको प्रयोग करते हुए दोस्तों आपने एक सुना होगा न्यूट्रिनो, ठीक। न्यूट्रिनो नाम का दोस्तों एक कण होता है, तो इसको दोस्तों पाउली नाम के वैज्ञानिक ने दोस्तों बीटा कण के क्षय के द्वारा प्राप्त किया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो हमारी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है ये दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है ना। एक 1931 में दोस्तों इन्होंने इसका भी, हमारे वोल्फगैंग पाउली थे दोस्तों, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके साथ में दोस्तों एक कण होता है दोस्तों जिसे आप न्यूट्रिनो कहते हैं, ठीक। इसका पता दोस्तों उन्होंने रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा ही लगाया था। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ये संवेग संरक्षण के नियम होते हैं दोस्तों, ये कई ऐसी घटनाओं पर जहाँ पर दोस्तों हम अपने उस मतलब भौतिकी नियमों का प्रयोग करके उसका सत्यापन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों ये सभी दोस्तों बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ठीक। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक। इसलिए दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। फिर भी दोस्तों यदि आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा आखिरी चैप्टर है दोस्तों, ये हम आज से दोस्तों हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक। इसके बारे में दोस्तों अभी हम कुछ वीडियो आपके देंगे, ठीक। लेकिन दोस्तों अब से हमारा सेकंड चैप्टर कल से अब से दोस्तों हम दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड वीडियो को यहाँ तक देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसके लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में जिसमें हम किसी नए टॉपिक से बात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।